नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एक समय था जब एनरॉन अमेरिका की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी थी। उन्होंने ट्रेडिंग और एनर्जी मार्केट को क्रांति दी थी। वो अपने कॉम्पिटिटर्स से कहीं ज़्यादा समझदार थे और उनका बिजनेस इतना जटिल था कि आम आदमी समझ नहीं पाता था। लेकिन असल में ये सब एक बड़ा धोखा था, जिसमें झूठ, धोखा, राजनीति का प्रयोग हुआ था। एनरॉन ने यूएस इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम किया था। इस स्कैम का परिणाम भयंकर था। अरबों डॉलर्स चोरी हो गए, हजारों नौकरियां चली गई, कई लोगों को सजा हुई, एक व्यक्ति ने आत्महत्या की और कॉर्पोरेट अमेरिका के हृदय में सीधे कॉर्पोरेट लालच का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। ये कहानी है उस कंपनी की जिसने 10 साल में $60 बिलियन की कीमत तक पहुंची और फिर 1 महीने से कम समय में दिवालिया हो गई। ये है एनरॉन की कहानी। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। एनरॉन एक एनर्जी सप्लाई कंपनी के रूप में शुरू हुआ था, जो मुख्यतः नेचुरल गैस से डील करती थी। धीरे धीरे कंपनी ने ट्रेडिंग में कदम रखा, पावर में एनर्जी डील्स किए और बाद में ब्रॉडबैंड और मौसम की ट्रेडिंग भी शामिल हो गई। वो वॉल स्ट्रीट की लाडली थी, कंपनी जो कभी हार नहीं सकती थी और जिसका स्टॉक प्राइस साल दर साल बढ़ता जा रहा था। कंपनी राजनीतिक रूप से भी अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। उदाहरण के लिए एनरॉन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कैंपेन को सबसे अधिक योगदान दिया था। बुश ने भी एनरॉन के संस्थापक केनेथ ले को केनी बॉय कहा था और यहीं से कहानी शुरू होती है। एक गरीब परिवार में जन्मे केनेथ ले के पिताजी एक बैप्टिस्ट पुजारी थे। जवान केन अपने भविष्य के बारे में सोचते थे, एक भविष्य जहां वो अपने वर्तमान स्थिति से बाहर निकल सके। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एनर्जी सेक्टर के निर्माण में एक प्रमुख हस्ती बने। पीएचडी ग्रेजुएट ने पेंटागन में फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में अपना समय बिताया। फिर उन्होंने रैंक्स में चढ़ना शुरू किया। जॉर्ज बुश सीनियर के करीबी दोस्त बने। केन ले ने जॉर्ज बुश और उनकी पत्नी को उनके बेटे के शपथ ग्रहण समारोह में ले जाने के लिए एनरॉन कॉर्पोरेट जेट भेजा। जैसा कि आप बाद में देखेंगे, इन उपकार का बदला नहीं लिया गया। कंपनी के संस्थापक केनेथ ले को पहली बार कंपनी में कुछ गलत होने का एहसास 1987 के वालहाला घोटाले के दौरान हुआ। 2 ऑयल ट्रेडर्स जो एनरॉन के लिए काम करते थे, कंपनी की तरफ से बड़े पैमाने पर जुआ खेल रहे थे। पैसा नकली अकाउंट्स में शिफ्ट कर रहे थे, जिनका नाम था एमयास या एमयास। चिंतित ऑडिटर्स ने ले को बताया कि उन्होंने 2 ट्रेडर्स को अपने अकाउंट में पैसा मूव करते, अर्निंग मैनिपुलेट करते और अपनी कैपेसिटी से अधिक ट्रेड्स पर जुआ खेलते हुए पाया। लेकिन ट्रेडर्स को निकालने के बजाय ले ने कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कर रहे थे, जब तक कि वो कंपनी को पैसे कमा के दे रहे थे। एनरॉन ने उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, कृपया हमें $1 मिलियन कमाते रहिए। बाद में उन दोनों को धोखाधड़ी के आरोप में दोषी पाया गया। केन ले ने हैरानी जताई कि उन्हें उनके बेहद जोखिम भरे जुए और चोरी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन बाद में ये खुलासा हुआ कि उन्होंने इसका समर्थन किया था। एक दोषी ट्रेडर को 1 साल के लिए जेल भेजा गया और इसने केन ले को एक बड़ी समस्या दी। उनका एक मुख्य पैसा कमाने वाला व्यक्ति जेल में था और उन्हें नए कैश लाने के लिए किसी और की जरूरत थी। जेफरी स्किलिंग एनरॉन का नया सीईओ ले का सबसे बड़ा संपत्ति था। जब वो एनरॉन में आए तो उन्होंने कंपनी को एक नई दिशा में ले जाना शुरू किया। स्किलिंग चाहते थे कि एनरॉन एक गैस सप्लाई कंपनी से नेचुरल गैस के लिए स्टॉक मार्केट में बदल दे। उन्होंने कंपनी को मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग से परिचित कराया, एक विचार जो कंपनी को अरबों डॉलर धोखाधड़ी से कमाने की अनुमति देगा। मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग कंपनी को डील साइन होने के दिन अपनी किताबों में प्रॉफिट लिखने की अनुमति देता है। इसका मतलब ये था कि अगर एनरॉन ने अगले 10 सालों के लिए $50 मिलियन की डील साइन की, तो वो उस दिन अपनी किताबों में $50 मिलियन लिख सकते थे, बिना एक पैसा प्राप्त किए। ये भी मायने नहीं रखता था कि डील टूट गई हो। प्रभावशाली रूप से कंपनी की मूल्यांकन की गई थी कि एक कागज पर अधिक मूल्यवान थी, जबकि उसने वास्तव में कमाया था। डील्स अक्सर अनिश्चित होती थी। वो जो भी एनरॉन सोचता था वो मूल्य होती थी। जब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एनरॉन के लिए मार्क टू मार्केट की अकाउंटिंग ट्रिक को मंजूरी दी तो ऑफिस ने जश्न मनाया। उन्हें पता था कि ये अरबों डॉलर कमाने की कुंजी था। वैसे ही स्किलिंग अपने डार्विनियन दर्शन के लिए जाने जाते थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनकी पसंदीदा किताब द सेल्फिश जीन व्यक्ति प्रकृति को प्रेरणा देने वाले लालच और प्रतिस्पर्धा के बारे में वर्णन करती है। एनरॉन में स्किलिंग अपने कर्मचारियों में इन संवेदनाओं को जगाना चाहते थे। उन्होंने ये एक तरीके से किया। सभी कर्मचारियों को एक 5 तक की स्केल पर ग्रेड किया, जहां एक सबसे अच्छा था
और 5 सबसे खराब था। बात ये थी कि सभी कर्मचारियों का 10% को फायर करने के लिए ग्रेड करना था और जब आपको 5 ग्रेड मिला तो आपको फायर कर दिया गया था। ये स्किलिंग के ढूंढ रहे थे, प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न किया। लोग 18 घंटे काम करने लगे थे और वो कंपनी को जितना संभव हो सके उतना पैसा कमाने में निर्दोष थे। स्किलिंग ने प्रतिस्पर्धा रूप से कहा था कि पैसा ही एक ऐसी चीज है जो प्रेरणा देता था। आश्चर्यजनक रूप से स्किलिंग एक बड़ा जोखिम उठाने वाले थे। वो अक्सर एनरॉन एग्जीक्यूटिव के साथ वाइल्ड एडवेंचर्स पर जाते थे। इसमें डर्ट बिंकिंग शामिल थी, जो खतरनाक ट्रेल्स पर होती थी जहां लोग अक्सर अपनी कार्स फ्लिप कर देते थे। एक एग्जीक्यूटिव को इन ट्रिप्स में बाइकिंग एक्सीडेंट के बाद स्टिचेस की जरूरत पड़ी। स्किलिंग ने कहा था कि उन्हें ऐसे लोग पसंद थे जिनमें थोड़ा एज हो। लाओ पीआई एक शांत स्वभाव का एग्जीक्यूटिव इन लोगों में से एक था जिसमें थोड़ा एज था। स्किलिंग ने लाओ पीआई को ICBM कहा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वो एनरॉन की एक सब्सिडरी का CEO था और लगता था कि उन्हें 2 चीज़ों से प्रेरणा मिलती थी, पैसा और स्ट्रिपर्स। पीआई इतना रहस्यमय था जितना कि किसी भी बड़े स्कैंडल में हो सकता है। वो 2001 में एनरॉन छोड़कर $215 मिलियन ले गए, कोलोराडो को दूसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर बनने। उन्होंने अपने बिजनेस डिवीजन को $1 बिलियन की लॉसेस के साथ छोड़ दिया और पूरी तरह से स्कैंडल से बच गए। पीआई बाद में इस कहानी में वापस आएंगे कुछ दशक बाद जब डोल सेटल हो जाएगा। एनरॉन ऑनलाइन अनेक कमोडिटीज़ के मार्केट को बदल देगा। ये एक खुला ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस बन रहा है जो पहले से मौजूद अंधे सिस्टम को बदल देगा। ये बहुत सिंपल है कि आप अपना कंप्यूटर ऑन करें और वहाँ राइट है, और अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप बटन दबाएं। यह हमारा दृष्टिकोण है और हम दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट कंपनीज के अलावा भी सभी को बुखार चढ़ा हुआ था। एनरॉन के शेयर्स 2 साल मार्केट में 3 गुना हो गए थे। हर कोई थोड़ा बहुत फालतू कैश लेकर स्टॉक मार्केट गेम खेल रहा था। एनरॉन को पता था कि जब तक कंपनी उम्मीदों को पूरा कर रही है या उनसे आगे बढ़ रही है, तब तक शेयर प्राइस बढ़ते रहेंगे, और किसी तरह से वो हमेशा उम्मीदों को पूरा कर लेते थे या उनसे आगे बढ़ जाते थे। इस दौरान जब जेफ स्किलिंग कंपनी के कन्वेक्शंस में खड़े होकर अपने स्टाफ से कह रहे थे कि वो 401K को एनरॉन में डाले, तो उन्हें पता था कि प्रॉफिट असल में उल्टे दिशा में जा रहा था। दुनिया भर में वो नेचुरल गैस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खो रहे थे। एनरॉन ने इंडिया में अप्लायंसेस पर अरबों डॉलर खर्च किए थे। आपको समझना होगा कि इंडिया की बिजली खरीदने की औकात नहीं थी। साइट वीरान थी, लेकिन ये एनरॉन के एग्जीक्यूटिव्स को रोक नहीं पाया कि वो प्रोजेक्ट के भविष्य के प्रॉफिट्स को अपनी किताबों में लिख दे और खुद को बड़े बोनस दे दे। एनालिस्ट जो करप्शन रोकने के लिए थे, स्किलिंग के जादू में फंस गए। कंपनी की जटिलता और स्किलिंग के करिश्मा ने एनालिस्ट को बस उनके शब्द पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। असल में जो लोग ये नहीं करते थे उन्हें फायर कर दिया गया था। कंपनी जल्द ही बैंडविड्थ ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। कुछ शांत प्रेरणा के बाद उन्होंने ब्लॉकबस्टर के साथ एक डील की स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी तक काफ़ी अच्छी नहीं थी। डील टूट गई, लेकिन एनरॉन ने अपनी किताबों में फिर $53 मिलियन लिख दिए। चीज़ें बाहर से नियंत्रण से बाहर होने लगी और एनरॉन जल्द ही मौसम की ट्रेडिंग शुरू कर दी। हाँ, मौसम जैसे कि धूप और बारिश। वो जल्द ही मौसम पर फ्यूचर्स बेचने लगे, मूल रूप से जुआ खेल रहे थे कि तापमान क्या होगा। आप शायद कल्पना करेंगे कि अधिकांश लोग इस पर संदेह करेंगे, लेकिन ऐसी गतिविधियों ने एनरॉन को फॉर्च्यून 500 के सबसे इनोवेटिव कंपनीज लिस्ट में दर्ज कराया। लेकिन एक रिपोर्टर फॉर्च्यून में जल्द ही सवाल पूछना शुरू कर देगी और ये बाद में कंपनी के पतन का कारण बनेगी। बेथनी मैकलीन, फॉर्च्यून की एक रिपोर्टर, एनरॉन पर एक पीस कर रही थी। उन्होंने जॉन स्किलिंग से फ़ोन पर बात की, जहां उन्होंने कुछ सिंपल सवाल पूछे, जैसे कि एनरॉन अपना पैसा कैसे कमाता है। स्किलिंग ने कहा कि वो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो अकाउंटेंट नहीं थे, तो उन्होंने कुछ फाइनेंस गाइस को भेजा जिसमें एंडी फुस्टार CFO शामिल थे, उनके सवालों के जवाब देने के लिए। अगले दिन वो 3 घंटे ऑफिस में डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। अंत में जब वो दूसरे लोग कमरे से बाहर चले गए तो उसने रिपोर्टर से कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कंपनी के बारे में क्या लिखते हैं, बस हमें बुरा मत दिखाना।
एंडी फॉस्टर को एक कैरेक्टर के रूप में वर्णित किया गया था जिसके पास कोई मॉरल कंपास नहीं था। उन्होंने एनरॉन के डेट्स को शो कंपनीज में मूव करके गायब कर दिया ताकि कागज पर एनरॉन प्रॉफिटेबल दिखे। उन्होंने अपनी खुद की फ्रॉडलेंट फर्म भी सेटअप की, सिर्फ ईरान एसेट्स खरीदने के लिए। ये फ्रॉडलेंट फर्म का नाम था LJM। बाद में एंडी 96 बैंकर्स को स्कैम LJM फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए मनाएंगे। LJM एंडी को $45 मिलियन कमाएगा, लेकिन लगता है कि बैंक्स भी डील में शामिल थे। मेरिल लिंच ने एनरॉन से 3 नाइजीरियन बार्जेस खरीदे और 5 महीने बाद उन्हें वापस बेच दिया। ये एनरॉन की बुक्स को पाकने के लिए था और बाद में इसके लिए कई बैंकर्स जेल जाएंगे। दोनों स्किलिंग और ले को पता था कि ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता। उन्होंने एक नया सोने का खान चाहिए था और फिर उन्होंने अपनी आंखें गोल्डन स्टेट कैलिफोर्निया की तरफ मोड़ी। अब स्किलिंग इंक्रीजिंगली वॉलेटाइल हो रहे थे, काम पर अनशेप्ड और थके हुए पहुंचते थे। 2001 के इन्वेस्टर कॉल पर उन्होंने एक इन्वेस्टर को गधा भी कहा था। एक फॉर्च्यून 500 CEO से एक रूड रिएक्शन, प्रेशर उन पर बढ़ रहा था। कंपनी को क्वार्टरली टारगेट्स बनाने के लिए कंटिन्यू करना पड़ रहा था, फिर चाहे उनका बिजनेस घर और विदेश दोनों जगह फेल हो रहा हो। कैलिफोर्निया उनका अगला बड़ा स्कोर होने वाला था। एनरॉन ने पैसिफिक गैस और इलेक्ट्रिक के साथ मर्ज किया, जो उन्हें कैलिफोर्निया ग्रिड तक पहुंचा देता था। एक बार ये हो गया था तो कैलिफोर्निया की न्यूली डीरेगुलेटेड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में अजीब चीज़ें शुरू हो गई। रोलिंग बैकआउट्स आम हो गए, लेकिन अजीब बात ये थी कि स्टेट ने डिमांड से लगभग डबल कैपेसिटी रखी थी। तो ये क्यों हो रहा था? निकला कि एनरॉन ट्रेडर्स मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे। वो बिजली को स्टेट से बाहर मूव करके डिमांड बढ़ा रहे थे और जब प्राइस हाई हो जाता तो वो उसे वापस मूव कर देते। वो पावर प्लांट्स को भी कॉल करके उनसे कुछ बहाने बनाने के लिए कहते ताकि कुछ घंटे के लिए शट डाउन हो जाए, जिससे प्राइस बढ़ जाता क्योंकि डिमांड कम होती। ट्रेडर्स के पास एनर्जी मैप्स थे और एनर्जी मूव करने का कंट्रोल था। उन्हें एग्जैक्ट तरीके से पता था कि कैलिफोर्निया के लोगों से हर आखिरी डॉलर कैसे निकाला जाए। जब स्टेट ब्लैकआउट्स का सामना कर रहा था, जिससे कैलिफोर्निया की जिंदगी पर अनजाने छेद पड़ रहे थे, तब एनरॉन ट्रेडर्स अपने बोनसेस पर हाई फाइव कर रहे थे। केन ले ने भी ये कहा था कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैलिफोर्नियन से कितने रूल्स बनाते हो, मेरे पास यहाँ कुछ स्मार्ट लोग हैं जो किसी भी तरह से पैसे कमा लेंगे। ये साल भर का और डील कैलिफोर्निया को $30 बिलियन का कॉस्ट देगा, लेकिन स्टेट ने इसे रोकने के लिए क्यों नहीं कहा? कानून कहता है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का इशू है और इसका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। और समय का प्रेसिडेंट कौन था? गेस करो। सही, ले का अच्छा दोस्त जॉर्ज W. बुश ने इंटरवेन करने से इनकार किया, कहते हुए कि ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का बिलीव था कि इंटरवेंशन से कुछ सॉल्व नहीं करेगा। फेडरल एनर्जी रेगुलेशंस कमीशन भी तब तक इंटरवेन नहीं किया जब तक सीनेट ने उन्हें फोर्स ना किया। कमीशन के चेयरमैन को केनेथ ले ने पर्सनली रिकमेंड किया था। ये पूरा ऑर्डील ने कैलिफोर्निया के लोगों को उनके गवर्नर पर गुस्सा दिलाया और एक नए को अपॉइंट किया जो रोल के लिए ज़्यादा सूटेबल था, द टर्मिनेटर। बैक्स्टर कॉर्ड ने अपनी मर्सिडीज में एक शांत गली में चला गया और खुद को गोली मार ली। एंडी फॉस्टर, जो पहले CFO था, उन्होंने वायर फ्रॉड करने की साजिश के लिए गिल्टी ठहराए। उन्होंने डील कर ली और दूसरे एनरॉन एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ टेस्टिफाई के लिए तैयार हो गए। उन्हें 10 साल की सज़ा मिली थी, लेकिन सिर्फ 6 साल ही जेल में बिताए और $23 मिलियन फाइन भरे। आर्थर एंडरसन, जो एनरॉन का अकाउंटिंग फर्म था, उन्होंने 1 टन कागज श्रेड कर दिया था। उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस के लिए कन्विक्ट किया गया था। अमेरिका के सबसे पुराने अकाउंटिंग फर्म रेपुटेशन लॉस की वजह से कोलैप्स हो गया। 29,000 लोगों ने अपना जॉब खो दिया। केन ले ने एनरॉन से $300 मिलियन कमाए। उन्हें 10 अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉड के लिए गिल्टी पाया गया था और उन्हें 45 साल की जेल की सज़ा मिलने वाली थी, लेकिन उनका हार्ट अटैक हो गया और वो अपनी सेंटेंसिंग से 1 महीने पहले ही मर गए। एनरॉन में 20,000 लोगों ने अपना जॉब और मेडिकल इंश्योरेंस खो दिया। एवरेज सीवरेंस पे सिर्फ $4,500 थी। एग्जीक्यूटिव्स को बैंक्रप्सी के दौरान $55 मिलियन मिला और उन्होंने कोलैप्स से 1 साल पहले $774 मिलियन और कैश किए। किलिंग, जो एनरॉन के पीछे का मास्टरमाइंड था,
उन्हें 19 काउंट्स ऑफ सिक्योरिटी एंड वायर फ्रॉड के लिए कन्विक्ट किया गया। उन्हें 24 साल की जेल और $180 मिलियन फाइन की सज़ा मिली। जेल में रहते हुए उनके पेरेंट्स और उनका बेटा गुजर गए। उन्होंने अपनी 24 साल की सेंटेंस का सिर्फ 12 साल ही जेल में बिताया और 2019 की शुरुआत में रिलीज़ हो गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। स्किलिंग एक सेकंड चांस की उम्मीद कर रहे हैं। लगता है वो एनर्जी सेक्टर में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रेजेंट रिलीज़ के सिर्फ 2 महीने बाद ही 2019 में स्किलिंग को उनके नए कंपनी का मैनेजर बनाया गया, जो उन्होंने कुछ साल पहले ही फाउंडेड की थी। लाओ पी.आई., जो पहले एनरॉन का एग्जीक्यूटिव था, उन्होंने सनसेट के साथ $25 करोड़ लेकर चले गए। उनका कहना है कि वो स्किलिंग की मदद कर रहे हैं कनेक्शंस रीगेन करने में और फंडिंग के लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक स्किलिंग अपना पुराना एनरॉन एग्जीक्यूटिव से मीटिंग कर रहे हैं एक नए वेंचर स्टार्ट करने के लिए। ये उनके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो चुकी है। लेकिन लोगों की सोच के अलावा टेक्निकली कुछ भी नहीं है जो उन्हें रोक सकता है। SEC ने स्किलिंग को किसी भी पब्लिक कंपनी का ऑफिसर बनने से रोक दिया है, तो जब तक ये वेंचर प्राइवेट है वो जो चाहे कर सकते हैं। तो ये थी एनरॉन की कहानी, जिसका एंडिंग थोड़ा अलग था। US हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम होने के बावजूद, जिसमें एवरेज लोगों का $बिलियन का लॉस हुआ, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स लॉस्ट हुई, एग्जीक्यूटिव्स ने बिलियन रीप किए, स्किलिंग जेल से बाहर है और फिर से स्टार्ट करने के लिए फ्री हैं। एनरॉन का मोटो था आस्क वाई। उनके एस्ट्रोनॉमिकल राइज के दौरान लगता है किसी ने ये नहीं पूछा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और अब स्किलिंग जेल से बाहर है और बिजनेस वर्ल्ड में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमें फिर से ये पूछना चाहिए वाई। तो ये थी हमारी एनरॉन पे नज़र। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और अधिक चीज़ें देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखना चाहते हैं जो बिजनेस फ्रॉड पे था, जिसका नाम था द फेयरनेस स्टोरी, तो मैं उसका लिंक इसके बाद छोड़ दूंगा। इंटरेस्टिंगली एलिजाबेथ होम्स के पापा एनरॉन का फॉर्मर एग्जीक्यूटिव था। मैं कुछ और नहीं कहूँगा। एनीवेज, बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन हिंदी देख रहे हैं। मैं जल्द ही मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। Cheers guys, have a good fun.